बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की 80 की सीटों पे है। 80 की 80 मतलब ये है कि अमेठी तो जीत चुके हैं एक बार, रायबरेली भी जीतना है, यहाँ तक का लक्ष्य किया गया है। समाजवादी पार्टी यादव और उन सबको मिला करके कर रही थी, लेकिन उस कमजोर नस को भारतीय जनता पार्टी ने भी पकड़ लिया। अभी आप देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार या जहां पर बनाया गया यादव मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उन्होंने समझ लिया है कि हम किस तरीके से लोकसभा का चुनाव जीते, साम दाम दंड भेद, इन सब की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन्होंने उन मुद्दों को भी अपने पास रख लिया। अब जहां तक मंदिर की बात, मंदिर का मुद्दा तो है ही है उनके पास। रायबरेली और अमेठी, इन दो की पहचान सिर्फ कांग्रेस की वजह से, वरना गांव थे, कौन जाता रायबरेली, और अमेठी तो सुल्तानपुर का हिस्सा था, बाद में अलग किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जो मेरी जानकारी है, वो कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़ और जो यादव ये इनके गढ़ है इटावा, ये वहाँ कैंप करेंगे चुनाव में, वहाँ रैली दर रैली करके यादव मतदाताओं, क्योंकि वही ताकत है समाजवादी पार्टी की। चाहे आप मैनपुरी में आ जाइए, चाहे आप इटावा में आ जाइए और चाहे आप कन्नौज में आ जाइए, ब्राह्मण बाहुल है लेकिन यादव वहाँ निर्णायक है कन्नौज में। तो ऐसी स्थिति में कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, आजमगढ़, ये 4 जिले मोहन यादव जी को दिए गए हैं कि यहाँ आपको भरपूर ताकत लगानी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बार फिर चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। वैसे तो देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, लेकिन एक बार फिर से सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव की आहट पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। नमस्कार, न्यूज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं क्या है चुनावी मिजाज और क्या है चुनाव की आहट। लेकिन आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम यहाँ पर हैं यानी लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज के पास जीपीओ पर। प्रधान डाकघर है ये, लेकिन इसका परिचय कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है कि ब्रिटिश काल में ये रिंग थिएटर था। और उससे भी बड़ी बात, काकोरी कांड के क्रांतिवीरों को यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। स्वाधीनता संघर्ष में काकोरी कांड को, काकोरी केस को मील का पत्थर समझा जाता है और काकोरी के क्रांतिवीरों पर यहीं पर विशेष अदालत बना करके न सिर्फ केस चला गया बल्कि उनको यहाँ पर सजा भी सुनाई गई। इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे चुनाव की और हमारे साथ बात करेंगे वो पत्रकार जो लगातार अपनी कलम चलाते रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी मिशन 80 के लिए नारा दे चुकी है। ये एक पुरानी कहावत है, कहा जाता है, हर चुनाव में सुनाई पड़ता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और हो भी क्यों ना सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को सियासी लिहाज से सबसे अहम माना जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यूपी के 2 लड़के भी साथ आ चुके हैं और चुनौती दे रहे हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुप्पी, जो रहस्यमयी चुप्पी जिसको कहा जाता है, उसको भी कम करके आंका नहीं जा सकता। तो क्या है चुनावी समीकरण, किस तरह से यहाँ चुनावी फिजा है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, सुरेंद्र दुबे जी, अजय कुमार जी और नवल कांत सिन्हा जी। तो सबसे पहले आज की अभी की अगर सर हम बात करें तो समीकरण क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उन सारे समीकरणों को जहां एक तरफ बैठा लिया है, उस पर उसने पूरा काम कर लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है। टिकटों का अभी वो फाइनल उसी में तय नहीं हो पा रहा है कि किसका किसको देना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से अपने मिशन 80 के लोकसभा चुनाव के मूड में है और वो पूरी तरीके से उसका कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुका है। पिछले 1 महीने से वो सक्रिय रूप से मतदाताओं से जहां मिल रहा है, वहाँ वो भगवान का अयोध्या में जो मुख्य चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्र में रखा है, उसको लेके घर घर तक जा रहे हैं। कहीं वो प्रसाद बांट रहे हैं, कहीं वो वहाँ से बसों में ले जाके और उनको अयोध्या ले जा रहे हैं। अभी मुझे कल
पता लगा, कल वहाँ के जो प्रदेश फर्रुखाबाद जिले के अध्यक्ष रहे हैं भूदेव सिंह राजपूत, उन्होंने बताया यहाँ से आज 90 बसें गई हैं जिनको दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। इसके मतलब है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति जो बनाती है वो एक एक चीज का टाइम बाउंड और पूरा क्रम से वो चलती है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत अहम है और दर्शन, यूं तो रामलला के दर्शन सभी करने जा सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बीजेपी लेकर भी जा रही है, कार्यकर्ता दर्शन करा रहे हैं दूसरों को। सर की अगर हम बात समझें, उस पर ध्यान दें, तो बीजेपी मिशन मोदी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए काफी होमवर्क कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या तैयारी? नहीं, होमवर्क देखिए दोनों तरफ से है, क्योंकि एक पार्टी सत्ता में है तो उसका होमवर्क आपको दिखाई पड़ रहा है। जो विपक्ष के हैं उसमें क्या होमवर्क करना है? भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझौता हो गया, अपोजिशन वही दो मेन पार्टी है। उससे बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया कि जयंत चौधरी जो दूसरी तरफ चले गए, एनडीए में वापस चले गए, तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब एकमात्र जो पेच है कि मायावती कहाँ जाएंगी, ये मायावती के अलावा कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ जाएंगी। अब वो ईडी सीबीआई के डर से घर के दरवाजे पर ही बैठे रहे, क्योंकि उनके, हमारी जानकारी के अनुसार उनके आंगन में सीबीआई बैठी हुई है, तो बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहती है। और अगर ये लगेगा कि बीजेपी हार सकती तब तो फटाक से ये गठबंधन में आ जाएंगे, वरना इसी से जिग जैग करती रहेंगी। आपको लगेगा कि आ रही हैं, फिर लगेगा कि नहीं आ रही है, तो मुकाबला तो हाँ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी मुख्य है इस समय। हाँ, अगर बसपा भी आ जाएगी तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस हो जाएगी। जयंत वाला मामला खत्म हो गया, एक जो गठबंधन का है। मुद्दों की बात है तो बीजेपी के पास मंदिर का मुद्दा है। अभी जैसे प्रमोद ने कहा कि सैकड़ों बसें देश के विभिन्न जगहों से जा रही, तमाम नेताओं को इसी काम में लगा दिया गया कि सबको तीर्थ यात्रा मुफ्त कराओ। तो चुनाव तक अगर जाएं तो हर जिले से 10-20 हजार लोग चले जाएंगे। वो 20,000 5 लोगों को बताएंगे तो 1 लाख लोगों तक वो मैसेज। बिल्कुल, ये राम मंदिर आंदोलन मुद्दा था, अब राम मंदिर बन गया है, तो वो भी एक तरह से दिखाओ मुद्दा, राम मंदिर दिखाओ मुद्दा है, सुरेंद्र दुबे जी का कहना है। लेकिन बीजेपी राम मंदिर मुद्दे पर भी काम कर रही है, मंदिर दर्शन करा रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन विकास पर भी तो काम कर रही है, क्योंकि लाभार्थी खासतौर पर उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम लगातार चल रहा है। सर देखिए शिल्पी जी, एक और भी मुद्दा है जो भाजपा के पक्ष में, वो है मुफ्त अनाज। आप देखिए, जहां भी हमारे घर में अगर कोई काम करती तो इसलिए बड़ी खुश है, कही भैया हमको तो अनाज मुफ्त में मिल रहा। तो ये स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव शुरू होने से पहले ही तैयारियां शुरू कर देती, उसके कार्यकर्ता अभी भी चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो। उसके कार्यकर्ता आज भी, मैं कल की बात बता रहा हूँ, एक वोटर लिस्ट लेकर के उनके जो कार्यकर्ता हैं या उन्होंने जो एक बना रखा है अपने यहाँ, वो घर घर आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ कौन है, कोई किसी की डेथ तो नहीं हुई। उसको बड़े आराम से वो रखते हैं। अगर डेथ हो गई तो उसकी जगह उनको किसे वोट डलवाना, ये तक की परंपरा वो मैनेज कर रहे हैं। हाँ, ये काफी अहम बात है, क्योंकि बीएलओ जिस तरह से, एक तो बीएलओ है, दूसरी तरफ से पार्टी जिसको बताती है कार्यकर्ता, और बीजेपी का जो ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीजेपी बूथ मैनेजमेंट को ही अपना स्ट्रेंथ मानती रही है। अगर हम मुद्दों की बात छोड़ दें तो जिस तरह से ये बात हुई कि घर घर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पन्ना प्रमुख तक सक्रिय हो जाएंगे, तो आपको लगता है ये भी बीजेपी की एक स्ट्रेंथ है इस समय पर, इसको समझा जा सकता है? देखिए, जीपीओ में जहां बात कर रही है आपने, बात ही यहीं से शुरू की थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तो ये हमको ध्यान देना होगा कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की 80 की सीटों पे है। 80 की 80 मतलब ये है कि अमेठी तो जीत चुके हैं एक बार, रायबरेली भी जीतना यहाँ तक का लक्ष्य किया गया है। और जैसे कि सभी वक्ताओं ने बताया कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से प्लानिंग करती है। आपने भी जिक्र किया कि वो पन्ना लेके बैठती है, जो पन्ना प्रमुख है वो बताते हैं कि यहाँ पे इतने वोटर यहाँ जा रहे हैं। अजय जी ने जो एक बात बोली ना कि राशन एक बड़ा सौगात है मतदाताओं के लिए कि वो लोगों को वोटर कन्वर्ट होगा। मैं राशन से बढ़ के एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको अटपटा सा लगेगा कि शराब भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो पूछिए कैसे,
कि जो जिसको राशन मिलता है, जो शराबी है, जिसको राशन का इस्तेमाल भी नहीं करना, वो उस राशन को बेच के शराब पी ले रहा है और कह रहा है मोदी जी को वोट देंगे। तो ये एक अद्भुत चीज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फायदा दे रही है। देखिए, एक जो वोटर है जिसके लिए कहा जाता है जो हिंदुत्व वाला वोटर है, वो वोटर तो उस समय भी था जब बाबरी ढांचा गिरा था, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद जो सरकार बनी थी वो बीजेपी की नहीं बनी थी, जबकि उसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था। वो सरकार बनी थी सपा बसपा की। तो जाति यहाँ पे एक सच्चाई है, लेकिन उस समय जितने वोट बीजेपी को मिले थे वो वोट तो आज भी मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा वोटों की जरूरत है, जो कि राशन से जाएगा, जो कि बूथ मैनेजमेंट से जाएगा, जो कि तमाम योजनाएं उसके माध्यम से जाएगा, जो कि ठीक है अयोध्या मंदिर हमारा इशू था, उसको बनवाया भी है, उसको दिखा के कन्फर्म कराएगा कि जाओ अपने घर में बताओ लोगों को कि देखिए ये बीजेपी ने बनाया है। तो हर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो बीजेपी, हर लेवल के मैनेजमेंट में ये भी मैनेजमेंट शामिल है कि जैसे अभी सर ने कहा कि जाति आधारित जो चुनाव है वो होते हैं सबसे ज्यादा, और उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति को देखें तो बीजेपी उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जातियों के अलग से सम्मेलन, हर जाति के लोगों को, यहाँ तक कि जो राज्यसभा के कैंडिडेट तय हुए, जो योगी कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ, उसमें भी लोकसभा चुनाव ही नजर में था। ऐसा है सर सुरेंद्र? देखिए, मैं आपको बताऊं, जाति जो है धर्म से ऊपर है। लगता है लोगों को कि धर्म पर ना, जैसे अभी चुनाव को बताया, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद राम मंदिर की लहर थी, लेकिन जाति जीत गई क्योंकि मुलायम सिंह और मायावती दोनों एक हो गए। ठीक है ना? आप धर्म बदल सकते, हिंदू थे मुसलमान बन जाइए, सिख बन जाए, ईसाई। वहाँ जहाँ मुसलमान बन जाएंगे वहाँ भी बताया जाएगा कि बैकवर्ड जात का मुसलमान है। ये बड़ी जात से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ तो पठान कहलाएगा, शेख कहलाएगा। वो एक विवरण है। वो अभी एक बात हो रही कि बूथ मैनेजमेंट देखिए, बीजेपी का तब भी था जब उसको 2 सीटें मिलती थी। आज जो एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा है कि उनके पास पावर है और उनके पास जो पन्ना प्रमुख और जो छोटे लेवल पर है, किस ढंग से पैसा दिया जा रहा है उनको, और सुबह शाम तक वो लगे भी रहते हैं, तो उसका असर पड़ता है। राशन देखिए, आपको बता दें, आपने कहा ये शराब पी लेते हैं, आधे ज्यादा लोग जो राशन मिलता है वो बेचते हैं। जैसे चावल कहते हैं कि सब खराब है, हमारी जो घर में महिला काम करती है वो बेच देती है। वो राशन वाला हमारा बता रहे, मतलब बनिया, जहाँ से हम सामान लेते हैं, कि राशन का आधा माल हम खरीदते हैं सस्ते दाम पर, फिर वो हमसे अच्छा माल वहाँ से ले करके, किसी को शराब पीना जो करना, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी गलतफहमी, मिस्र में जब क्रांति हुई तो वहाँ हर बड़े शहर में मुफ्त खाने के ढाबे थे। किसी समय जाइए, राउंड द क्लॉक आपको मुफ्त भोजन मिलेगा, जैसे हम मुफ्त राशन। लेकिन जब क्रांति हुई तो शासक हार गया और जनता ने पलट दिया। बिल्कुल, जनता के हाथ में एक बाजी होती है, वो बाजी कभी भी पलट सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जाति पर काम किया है दूसरे दलों ने, क्योंकि जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बेस की बात करें तो जाति पर तो काम उन्होंने भी किया है। उनका एक वोट बैंक रहा है, जाति का आधार रहा है। तो बीजेपी ने इस ओर काम करना शुरू किया क्या? विपक्ष की बात अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी नहीं उतना मजबूत कर पाई है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। समाजवादी पार्टी यादव और उन सबको मिला करके कर रही थी, लेकिन उस कमजोर नस को भारतीय जनता पार्टी ने भी पकड़ लिया। अभी आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार या जहां पर बनाएगा यादव मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उन्होंने समझ लिया है कि हम किस तरीके से लोकसभा का चुनाव जीते, साम दाम दंड भेद, इन सब की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन्होंने उन मुद्दों को भी अपने पास रख लिया। अब जहां तक है मंदिर की बात, मंदिर का मुद्दा तो है ही है उनके पास, लेकिन विकास की बात भी वो करते हैं कि हम सब अनाज दे रहे हैं, हम नौकरियां बांट रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। मुझे विकास, लेकिन एक जो उसमें कीवर्ड आता है बार बार, वो लाभार्थी है। क्योंकि सर पिछले कुछ समय से लाभार्थी शब्द बहुत चर्चा में है। जो योजनाएं हैं उनसे कितना लाभ मिला है, बार बार ये बताया जा रहा है। और विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के हम लोगों ने देखा कि लाभार्थियों ने साथ दिया, और खासतौर पर महिला लाभार्थी जो है, तो इस बार भी उनका लाभ मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लगता है निश्चित रूप से मिलेगा। जैसा अजय जी ने कहा कि और सुरेंद्र जी ने कहा कि वो
वहाँ से अनाज जो मिल रहा है, जो गरीब तबका इस देश में गरीबी अभी भी है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। वो खाली उनको रेवड़ियाँ दे दी गई हैं कि आपको फ्री अनाज देंगे, आपको फ्री तेल देंगे, ये देंगे, लेकिन वो कैसे ऊपर उठें इस पर कोई काम नहीं। ये सारी योजनाएं जो हैं, ये चुनाव प्रायोजित योजनाएं पहले से होती हैं और उसका लाभ लेते हैं। जहाँ तक मैंने आपसे पहले कहा जातिगत वाली बात, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पहली बार यादव मुख्यमंत्री बनाए, उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख के समाजवादी पार्टी को कैसे हम डेंट कर सकते हैं। अभी जो मैं आप बात कह रहा था अधूरी रह गया था, फर्रुखाबाद से मतलब 4-5 बसें यादवों को भाजपा के लोग लेके गए हैं। वो वोट दें न दें ये अलग बात है, लेकिन उनके एक परसेप्शन बनाने के लिए पूरे देश में, एक जिले में, वहाँ यादवों के लिए 4-5 वोट, और यादव लोग उस पर बैठ के गए, जो दर्शन करके आएंगे उसका घर में प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय जनता बिल्कुल, यादव जो समाजवादी पार्टी का एक तरह से वोट बैंक जिसको माना जाता था, उसमें भी डेंट की कोशिश बीजेपी कर रही है। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम को यहाँ ला करके, अभी यादव महाकुंभ हुआ, उसमें भी डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता गए, और जहां तक मेरी जानकारी है जो यादव बहुल सीट है उसमें मोहन यादव का दौरा बहुत जल्द शुरू होने वाला है। शुरू नहीं होगा, वहां पर वो कैंप करेंगे और वहां पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का पूरा उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। वही मैंने पहले कहा कि विपक्ष इंडिया गठबंधन जो है, चाहे कांग्रेस का उनका हो गया हो, आप देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार में दलित लिया, पिछड़ा लिया, एक ब्राह्मण लिया, तो ये कॉम्बिनेशन बैठाया। अजीत को वहां से सारी चीजें देके इनके साथ इन्होंने 7 सीटें दे दी, लेकिन वो वहां 2 सीटों पर एग्री होके आ गए। तो ये उसका मैनेजमेंट है। ये लोग मैनेजमेंट नहीं बैठा पा रहे हैं, या इनके पास मैनेजमेंट की कमी है, या उस ढंग से सोचने वालों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर एक एक जातिगत समीकरणों को उसने सारे, उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरणों के बाहों में बहती है। उसने वो तभी राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर काम करने के अलावा जातियों पर भी काम करी। लेकिन अगर कुछ संक्षेप में हम कुछ सीट्स की बात करना चाहें, क्योंकि बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। नवल जी, रायबरेली सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अब सोनिया गांधी नहीं होंगे चुनाव में, लेकिन अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, मनोज पांडे ने जब मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था, तब भी ये बात चर्चा में आई थी। क्या लगता है आपको अभी की अगर हम बात करें तो क्या? देखिए, आपने जो शुरुआत में जो शुरू किया था जहां से बोलना, तो आपने कहा था कि 2 लड़के साथ में आ गए हैं, तो मेरे मन में तुरंत ही ख्याल आ गया कि एक लड़का तो वो है जो खुद अमेठी से सीट हार चुका है, और उसकी माताजी भी चाहे स्वास्थ्य कारणों से, चाहे जिस भी वजह से ना या तो यहाँ पे आई रायबरेली, और ना उसको नजर रखी। अभी जातियों की बात हो रही थी और यूपी में सच्चाई भी जाती है। अब देखिए, जो अखिलेश यादव वो पीडीए की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी हैं वो लगातार जो है तुम्हारी कौन सी जात है, तुम पिछड़े हो कि नहीं, दलित हो कि नहीं, गरीब हो कि नहीं, पूछ रहे हैं। और बीजेपी भी यही कर रही है, गरीबों को जो राशन बट रहा है वो छोटी जाति, पिछड़ी जाति, जो ज्यादा गरीब हो उनके पास जाएगा तो ज्यादा संख्या उनकी है। लेकिन वो हर तरफ नजर रखती है। एक तरफ नजर गई बीजेपी की कि देखिए हमसे जो ब्राह्मण हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ठाकुरों का ज्यादा वर्चस्व हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण हमसे रूठ जाए, कहीं और चला जाए, उसका नुकसान हो सकता है। उसकी भरपाई देखिए कितने ढंग से, कितने मैनेजमेंट ढंग से, और कई तरह के निशाने साधते। हमने रायबरेली का जिक्र किया। मनोज पांडे को अगर यहाँ ले आती बीजेपी तो जाहिर सी बात है, एक तो ये कि सोनिया गांधी पहली बात तो रायबरेली आ ही नहीं रही थी, तो वो सीट कमजोर होती जा रही थी ना, उनके परिवार के लोग उसको बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अमेठी में भी उसी तरह हुआ व्यवहार। तो ऐसा लोगों के मन में वहां के लोग जो बहुत अटैचमेंट रखते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि अगर गांधी परिवार के लोग दोनों सीटों पर लगातार जा रहे होते थे, अमेठी तो किसी भी स्थिति में वहां से जो है कांग्रेस दोबारा नहीं आती। अटैचमेंट रखते हैं। बात कंप्लीट होने दीजिए। ब्राह्मण की जो बात चल रही थी, आप देखिए ना कि राजेश मिश्रा कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, है ना। हम बनारस सीट पर आते हैं, राजेश मिश्रा जी, की समय बात करेंगे। लेकिन रायबरेली और अमेठी की अगर हम बात करें, क्योंकि अमेठी जीत करके बीजेपी ने ये दिखा दिया एक तरह से, तो अब वो कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक नारा था, अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रायबरेली अमेठी जैसे गढ़ में भी इस बार बीजेपी ये कोशिश रायबरेली में भी कर सकती है? रायबरेली में भरपूर कोशिश हो रही है। अगर आप वहाँ जाएं, गाँव के लोगों से बात करें, तो वो कहेंगे कि यार सोनिया जी तो अलग हैं, कांग्रेस का तो छत्रप रहा है यहाँ, लेकिन अब बीजेपी वाले यहाँ बड़े एक्टिव। तो वही इनके पन्ना प्रमुख जो हैं, या अब आप देखिए मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना कितना सफल रही है वहाँ।
तो उसी तरह से ये जो अनाज बांट रहे हैं और दे रहे हैं घर घर, मुझे लगता है कि इस बार अमेठी और रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी समय अपनी रणनीति के तहत अपनी रणनीति से। और लेकिन सर सुरेंद्र सर, अमेठी और रायबरेली की अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस गांधी परिवार का कोई नहीं होता है मैदान में, आपको लगता है कि एक आसान राह? देखिए, मैं आपको बताऊं, परिस्थितियां बदलती हैं और चुनाव के रिजल्ट बदलते हैं। इस तरह की जो मोस्ट वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है 10-20 साल में हमेशा कुछ न कुछ नया करती हैं। इमरजेंसी के समय आप देखिए, इंदिरा गांधी हारी, संजय गांधी हारे। रायबरेली और अमेठी, इन दो की पहचान सिर्फ कांग्रेस की वजह से, वरना एक गांव थे, कौन जाता है रायबरेली? और अमेठी तो सुल्तानपुर का हिस्सा था, बाद में अलग किया गया। और किसने हराया? राजनयन और एक को कोई ऐसा है, चलिए खैर, तो वो हार गया जिसको लोग जानते नहीं थे। बाद में मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों में गया था, मैं उस समय गोरखपुर में एक अखबार का संपादक था, तो हमने कहा देखा रहे पब्लिक ने किया क्या। तो हम मुझसे लोगों ने कहा कि भैया बड़ी गलती हुई गए, कल इन दोनों लोगों की वजह से जो हमारा जलवा था, दिल्ली में जाते थे सीधे 7 रेस कोर्स में, इन लोगों के लिए अलग टेबल थी। वहाँ बताइए कि आप अमेठी से आए तो फौरन आपको प्रधानमंत्री मिले न मिले कोई मतलब नहीं, आपका काम जो है तुरंत फोन जाएगा, पैसा चाहिए, टिकट नहीं मिल रहा, टिकट ले दे। यानी वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने का जो एक फायदा है वो भी जनता देखती है। सर, एक और अहम सीट है आजमगढ़, बहुत चर्चा में, प्रधानमंत्री अभी जाने वाले, आपको क्या लगता है? क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जो फिर से हम कह सकते हैं कि सपा का गढ़ है, जो यहाँ कॉम्बिनेशन है कास्ट का, वो भी, लेकिन बीजेपी ने तो अंततः डेंट कर दिया ना, तो इस बार क्या समीकरण आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से हरा दिया। निरहुआ वहाँ चुनाव जीत गए थे और धर्मेंद्र चुनाव वहाँ हार गए थे, लेकिन वहाँ जातिगत समीकरण जो एमवाई फैक्टर वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसीलिए अगर आप देखें तो अभी समाजवादी पार्टी ने वहाँ के गुड्डू जमाली थे, वो वहाँ के प्रभावी, उन्होंने काफी डेंट किया था, उसकी वजह से ये हारे थे, उन्हीं की वजह से धर्मेंद्र यादव हारे थे, तो उसको उन्होंने अपनी तरफ ले लिया। मुझे नहीं लगता है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कोई बड़ी चुनौती दे पाएगी। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर हो जाएगा, क्योंकि जमाली के आ जाने से जो हारे थे वो उसी वजह से हारे थे, तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो चुनाव वहाँ का इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा। लेकिन ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अखिलेश वहाँ खुद जाते हैं, धर्मेंद्र यादव को भेजते हैं, ये भी एक फैक्टर है जिस पर मुझे लगता है कि गुड्डू जमाली को जिस ढंग से लिया है, मुझे लगता है कि अखिलेश शायद आजमगढ़ से चुनाव लड़े, जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है कि धर्मेंद्र को वो कन्नौज से उतार दें, क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी ने वहां सुब्रत पाठक को कन्नौज से दे दिया है और वो वहां के जीते थे, वहाँ के सांसद हैं वहाँ के, तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से ये लड़ेंगे गुड्डू जमाली। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और आजमगढ़ में भी एक तरह से सर योजनाओं की शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है? कन्नौज सीट की सर अभी बात हुई, कन्नौज में बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, दूसरी बार भी उनको अभी भी रिपीट उनका नाम घोषित किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़? कन्नौज बेसिकली ब्राह्मण बाहुल्य है, इसमें तो दो राय नहीं, लेकिन अब इनकी क्या योजना है, कन्नौज से कैसे अखिलेश करेंगे, क्या करेंगे अभी है, लेकिन अभी उन्होंने कोई अपनी तरफ से कैंडिडेट ऐसा घोषित नहीं किया है, तो क्या परिस्थितियां होंगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन डिम्पल इस बार जो है वो जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार जिस तेजी से करेंगी तो उसका भी एक असर कहीं न कहीं पड़ेगा। बिल्कुल, वैसे कही जाती रही है ये बात कि अखिलेश यादव के अलावा कोई ऐसा चुनाव प्रचार करता नहीं है, तो डिम्पल यादव भी अगर चुनाव प्रचार करें, लेकिन बीजेपी के पास तो पूरी फौज है एक तरह से जमीन पर उतारने के लिए नेताओं की। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सीट है बदायूं। पहले धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित हुआ, उसके बाद चाचा जी का नाम घोषित हो गया, इधर संघमित्रा मौर्य हैं जो जिनको लेकर के भी एक अलग तरह का फैक्टर बन रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमको तो लग रहा है कि संघमित्रा मौर्य चुनाव लड़ेंगी और जिस तरह से स्वामी प्रसाद वहां से हटे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी में जगह नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीछे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि भैया वो रास्ता छोड़ो तभी होगा, इधर तो हम लेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो
पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो घूम घूम के वोट काटने के लिए प्रचार करेंगे या ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे। और जिस सीट की आप बात कर रही हैं वहां पे देखिए पूरी मजबूती से बीजेपी लड़ेगी। और ये भी बात सही है कि अब इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है और शिवपाल यादव एक जमीनी नेता हैं, उनके प्रति उस इलाके में एक अटैचमेंट भी है। और अद्भुत चीज ये है कि शिवपाल सपा के ऐसे नेता हैं जहां पे उनका खुद मुखिया भी उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता और पब्लिक को भी कहीं कहीं लगता है कि कहीं ये बीजेपी की तरफ तो नहीं तो एक कोई फिल्म देना कि उनको लेकर के और जो इस तरह से बात हो रही है। लेकिन सर इस तरह अगर बीजेपी असंभव से लक्ष्य को लेकर के चलती है 80 में 80 सीटें जीतने का, ये सुनने में ही बहुत असंभव लगता है, लेकिन पार्टी के नेता कह देते हैं कि जब 73 जीत चुके हैं, 64 जीत चुके हैं तो 80 भी जीत सकते हैं। मैनपुरी भी क्या निशाने पर हो सकता है जो कभी कोई सोच नहीं सकता? शिल्पी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जो मेरी जानकारी है, वो कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़ और जो यादव ये इनके गढ़ इटावा, ये वहां कैंप करेंगे चुनाव में, वहां रैली दर रैली करके यादव मतदाताओं, क्योंकि वही ताकत है समाजवादी पार्टी की। चाहे आप मैनपुरी में आ जाइए, चाहे आप इटावा में आ जाइए और चाहे आप कन्नौज में आ जाइए, ब्राह्मण बाहुल्य लेकिन यादव वहां निर्णायक हैं कन्नौज में। तो ऐसी स्थिति में कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, आजमगढ़, ये 4 जिले मोहन यादव जी को दिए गए हैं कि यहाँ आपको भरपूर ताकत लगानी है। ये जो 80 की बात आपने कही, भारतीय जनता पार्टी असंभव तो लगता है और संभव है भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 की बात कह के 80 ही सीटों पर आप देख लीजिए। मैंने कहा कि मोहन यादव को इन यादव बाहुल्यों में लगाया गया। आप रायबरेली ले लीजिए, रायबरेली के जो 80 का टारगेट ही फिक्स करने के लिए उन्होंने वहां के सारे समीकरणों को रायबरेली के बदल लिया। वहां ऊंचाहार से मनोज पांडे थे, ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने ले लिया। राकेश वो वहां के वो थे, उनको ले लिया। तो ये 2 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने पूरी। आप अमेठी में आ जाइए तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी के जेल में बंद है प्रजापति, गायत्री प्रजापति, उनकी बीवी, उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया। तो वो उन्होंने 80 की 80 सीटों पर जो असंभव सीटें थी उन असंभव सीटों पर वो पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि यहाँ उनको डेंट करके उनको गिरा दिया जाए। बिल्कुल। तो बीजेपी असंभव लक्ष्य पर भी काम कर रही है 80 की 80 सीटों पर। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सीटें कई हैं और इन सभी सीटों को लेकर के कहा जा सकता है कि वीवीआईपी सीट्स एक तरह से है। लेकिन सर अगर हम बनारस की बात न करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां कैंडिडेट होना ही अपने आप में बताता है कि उसका नतीजा क्या रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उनके वहां लड़ने से आसपास के जो सीटें हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा तीसरी बार कैंडिडेट? अब जब हम प्रधानमंत्री की सीट की बात करते हैं, हम नरेंद्र मोदी की, जो पूरे इंडिया में मैटर कर रहे हैं, साउथ छोड़ दिए, नॉर्थ इंडिया में तो मैटर कर ही रहे ना, उनकी हम वाराणसी तक उनकी सीमित करके कोई आकलन का इसका ये बेईमानी है। नरेंद्र मोदी वहां से जैसे पहले जीते तो उससे हो सकता है ज्यादा वोट से जीते। और जो लोकल समीकरण है वो उनको जब खड़ा दोबारा टिकट दिया गया, तीसरी बार अब दे रहे हैं, तब भी वो लोकल समीकरण सारे निकाल लिए गए कि कौन कौन जीतेगा। और उसके लिए लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी विधानसभा सब जीतनी है, कोई इसमें गड़बड़ न होनी चाहिए। वहाँ तैयारी इस बात की है। अब रही बात विपक्ष को, तो देखिए विपक्ष का कोई कैंडिडेट लड़ेगा। बिल्कुल, तैयारी किस तरह से है? अभी आपने क्योंकि राजेश मिश्रा का नाम लिया था तो मुझे ये बात ध्यान आई कि अजय राय भी प्रधानमंत्री को चुनौती दे चुके हैं। अब जिस तरह की स्थिति है, आपको लगता है कि कोई भी मुश्किल बाकी न रह जाए, इसलिए हर संभव कोशिश, क्योंकि राजेश मिश्रा को अभी देखिए एक अद्भुत नगरी है, आप तो लगातार वहां पे जाती रहती है, तो वहां पे एक विपरीत दिशा में बहने वाले भी लोग रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी रहेंगे। और इतना बड़ा कद नरेंद्र मोदी का होने के बावजूद वहां पे नंबर 1 की जीत नहीं होती, नंबर 2, 3, 4 की नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है वहां एक बड़ा मुकाबला है। लेकिन आपको मैं बता रहा था बीजेपी का मैनेजमेंट, आप देखिए ना कि पिछले 2 चुनाव तो वहां से नरेंद्र मोदी जीते, इससे पहले मुरली मनोहर जोशी जीते थे, लेकिन उससे पहले जो जीता था वो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, यानी राजेश मिश्रा जीते। उससे पहले 3 बार लगातार शंकर प्रसाद
जायसवाल जीते थे। यानी आप 7 बार 7 चुनावों में जहां बीजेपी जीत रही उसमें एक आदमी ने वर्चस्व बीजेपी का तोड़ा, वो था राजेश मिश्रा। अब राजेश मिश्रा को हाशिए पर रखा कि पहले वहां पे जो सब लोग जो अनुभवी लोग जानते हैं कि औरंगाबाद कैंप कहलाता था, जो कमलापति त्रिपाठी, उसके बाद लोकपति उनके परिवार के लिए जाना था। ललतेज पति त्रिपाठी को बीजेपी में प्रॉपर नई जगह मिल रही थी तो वो टीएमसी में चले गए, है ना। उसके बाद राजेश मिश्रा जिनके कई बार कहा गया कि नहीं वो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर में हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया, उनको हाशिए पर डाल दिया गया। और जो आदमी जीत चुका है उसको छोड़ करके जो आदमी हार चुका है उसको आप अध्यक्ष बनाएंगे, जाहिर सी बात है एक ही क्षेत्र के। ये जो पार्टी के अंदर जो दिक्कतें होती हैं वो भी सामने आती हैं, लेकिन सीट्स कई हैं जिस पर लगातार चर्चा होती रहेगी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सियासी रणभूमि पर हमारी नजर रहेगी और जिस तरह से चुनाव बहुत रोचक हो चला है उसमें उत्तर प्रदेश की भी अहम एक भूमिका होगी, क्योंकि यूपी में हर जगह अलग चुनावी समीकरण, हर क्षेत्र में अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। हर पार्टी के अपनी सोच है, अपना स्टैंड है, अपने समीकरण है और जो मुद्दे हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि हर सीट की लड़ाई भी रोचक हो गई है, जो आगे आने वाले समय में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी जब सभी पार्टीज अपनी कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ न्यूज तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।